एक तो मैं फिर से वही बात कहना चाह रहा हूँ आपको कि आप, मैंने कल भी कहा था कि आप सिंपल क्वेश्चन जो है पहले करें। वहां पर जो छोटे छोटे जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन अपने रोंग नहीं होने चाहिए। अब जैसे 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर फिर 2 नंबर वाले, तो उसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है। जैसे एक तो आपके वो जो चैप्टर है अपने उन्नयन अवनमन कोण वाला, ठीक है, उसमें एक सिंपल छोटा जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, ये इस तरीके से है कि ये अक्सर क्वेश्चन ध्यान रखना, एक मीनार की ऊंचाई उसकी परछाई के बराबर हो तो उस समय, प्रश्न बड़ा दिख रहा है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो या क्या होगा। ठीक है, ये जो प्रश्न बनता है ये 1 नंबर में आता है, बिल्कुल सिंपल सा। आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। थीटा की जगह एक बार x मानेंगे, फिर आंसर कितना आएगा। कोई है नहीं, इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ नहीं रखा है। मैं बता देता हूं, बहुत इजी काम है। पहली बात तो एक चीज ध्यान रखें, जब कभी आपको ये तो पता है कि ये सारा का सारा मामला समकोण त्रिभुज से संबंधित है, ठीक है। एक बात ध्यान रखें, अगर यहां उन्नयन कोण 45 डिग्री दे रखा है, मतलब आपके ऊंचाई और आधार दोनों बराबर होंगे। हमेशा डायरेक्ट ही याद रखें, ठीक है। तो tan 45 का 1 होता है, उस हिसाब से ये दोनों बराबर होते हैं, हमेशा ही याद रखें। तो यहां उल्टा पूछा है कि मीनार की ऊंचाई और उसकी परछाई दोनों बराबर है। अगर ऊंचाई मान लो 4 है तो वो छाया भी 4 मीटर है, तो उस केस में उन्नयन कोण आपके 45 डिग्री होगा। डायरेक्ट ही याद रखें आप, समझ में आई ना बात। तो आपको एग्जाम में अगर करना है तो कुछ नहीं, आप छोटा सा डायग्राम बना लें और आप कह रहे नहीं नहीं हम तो x मानेंगे, ये लो x मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब आपको पता है कि टेन थीटा, ये आपके थीटा जो ज्ञात करना, तो ये लंब बटा आधार, तो ये आपके टेन थीटा 1 हो जाएगा। और टेन थीटा में एक किसका मान होता है, 45 डिग्री, π/4 का है ना। तो ये 45 डिग्री, या भले इसको 45 डिग्री लिखें भले π/4 लिखें, ये आंसर है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी, दोनों तरफ से ऊंचाई और परछाई या छाया बराबर है तो उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। और अगर वो कहे, साफ साफ दे दे कि उन्नयन कोण 45 डिग्री है और कहे कि उसकी पाद से आधार की दूरी 10 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो h, तो वो 10 होगी। डायरेक्ट ही मतलब ध्यान रखना। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, ये सवाल तो आता है सिंपल 1 नंबर में, लेकिन आपको मालूम है कि जो एक बड़ा सवाल आता है उसमें वो 2-2 कोण दिए होते हैं, ठीक है। आपके वो सवाल आएगा उसके अंदर आप मान के चलें, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। उसके अंदर वो क्या करता है, जो क्वेश्चन बनाता है ना डबल वाले में, या तो वो आधार को आगे बढ़ाता है। अब जब जैसे ऐसे सवाल आते हैं ना कि एक पोल पर एक हेडलाइट मतलब लगी हुई है और एक जहाज यहां से आधार से 4 मीटर दूरी पर है, ठीक है, तब उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। जब वह वहां से
थोड़ा और आगे चला जाता है तो उस कंडीशन में उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। अब आपके पास में ये तो ओरिजिनल पॉइंट था ओ, ए, बी और सी, ठीक है ना। तो या तो वो इधर बढ़ाता है या फिर पोल को उधर बढ़ाता है ऊपर, तो उधर बढ़ाएगा पोल को तो ये वापस इधर आ जाएगा। बात तो या तो मतलब दो कोण बनने की कंडीशन जो है बता रहा हूं, तो सवाल में लिखा होगा, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है। वहां आपको 2 बार tan का सूत्र लगाना है, एक बार 45 डिग्री के लिए और दूसरी बार 30 डिग्री के लिए। ये दिमाग में मतलब पहले आ जाना चाहिए। वहां पर जो सवाल आएगा, आप मान के चले अगर डबल वाला आया तो उसके अंदर एक 45 वाला ही आएगा, पक्की बात, ठीक है ना। इससे वो 45 क्यों देगा कि अगर बच्चों ने ठीक से अगर समझा होगा कॉन्सेप्ट तो 45 वाले में तो वो एक ही बार में निकाल लेगा। अक्सर हम क्या सोचते हैं इसके सवाल जब आप देखते हैं तो कि डबल डबल कौन होते हैं, उन्नयन कौन, अवनमन कौन, तो एक बार अपने को यूं बड़ा भारी भारी लगता है, अरे यार डबल वाला है तो बड़ा सवाल है, उस समय एक देखते से ऐसा लगता है। लेकिन उसमें हमारी सुविधा रहती है कि एक कोण जरूर उसके अंदर 45 डिग्री होता है। इसका फायदा क्या होता है, जैसे आप देखें, मैं इसको हटा देता हूं और मैं मीनार की ऊंचाई को h मान लेता हूं और मान लिया जाए ये आपके 4 मीटर है, ये आपके x है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर सीधी सीधी बात है, वैसे तो अगर ये इसमें मैंने 4 मीटर दे दिया, ठीक है ना, तो उस केस में तो आपके ऊंचाई डायरेक्ट ही आ रही, देखो आप डायरेक्ट 4 आ गई। अब अगर वो यहां से कुछ दे नहीं, सपोज यहां इसने कुछ नहीं दिया, तो उस केस में अपने को इसको कुछ और मानना पड़ेगा y, ठीक है। अब 100 रुपए मान के डरने की जरूरत नहीं हमारे को, तो क्योंकि tan का सूत्र लगाते हैं तो उसके अंदर लंब बटा आधार चाहिए होता है, तो लंब बटा आधार की लंब तुम्हारा h दोनों फिट हो जाएगा, बदलेगी तो ये बदलेगी। उस केस में हम अच्छा वो अब इसके अंदर आप एक तो सूत्र लगाएंगे tan 45 वाला, तो ये ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना, डायग्राम जरूर बना लेना और जरूर आंकड़े दे देना, लिख देना और फटाफट डायरेक्ट यूनिक लंब इतना है, आधार इतना, ऊंचाई इतनी, दूरी इतनी, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना, ठीक है। जो tan थीटा है तो पहले वाले 45 डिग्री वाले में, तो आप इसकी जगह आप 45 डिग्री कर लें तो लंब बटा आधार हो जाएगा, तो tan 45 1 हो गया, ठीक है। तो ये h बटा y, तो आपकी ये हाँ बली h बराबर y, y बराबर h, ठीक है। अब आप क्या करें, एक तो हमारे पास आ गया ये, फिर दूसरा जो आएगा उसके लिए अपन ये पूरा लगाएंगे। जब ये पूरा लगाएंगे तो इसके अंदर tan 30 बराबर लंब, तो आपके h हो गया और आधार आपके क्या हो जाएगा, x प्लस वाई होगा, ध्यान रखना पूरी दूरी आएगी ये, ठीक है। तो ये x प्लस वाई, तो ये tan 30 का मान आपके हो गया 1/√3। हाँ एक बात और बताता हूं मैं, टेबल आपको बनाना आ गया है, सारणी को आप वहां जैसी टाइम मिलेगा, ठीक है, तो पीछे खाली जगह होगी, ठीक है, कॉपी के वहां आप फटाफट जाते ही, क्योंकि घर से आपको मालूम है कि इसका सवाल तो आएगा, इस पक्का मालूम है कि 2-3 सवाल आएंगे इसके सारणी से, तो आप सारणी याद करके जाएं, ठीक है, सुबह जाएं तब और देख लें फटाफट एक बार, और जाते ही जैसे ही आपको ध्यान होना चाहिए कि कॉपीज की ऊपर की एंट्री पूरी हुई फटाफट, और पीछे सारणी फटाफट खींच दी, ठीक है, साइन कोस वाली, ताकि बाद में भूलने का डर नहीं रहे। एक बार जाते डाल दी उसके अंदर, फिर भूल जाए तो दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आप देर करोगे, पेपर देखोगे न फिर सारणी बनाओगे, तो पेपर देख करके ना उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हो सकता है हमारे को डिस्टर्ब कर दे, तो हमें जो आ रहा हो वही भूल जाए। तो बेटर ये है कि अब जाते सारणी ठोक दें, और कुछ सूत्र जो है जो आपको लगता है कि अरे हम भूल सकते हैं, फटाफट आप पीछे ठोक दें। अभी पेपर मतलब वो मिलना बाकी है, टर्न बजना बाकी है, ठीक है ना साहब। चाहते हो आप बैठे तो कि टर्न बजेगा फिर पेपर हाथ में आएगा, तब उस टाइम में आप पीछे अंदर वाले पेज पे, कॉपी के अंदर वाले पेज पे बाहर लिखोगे
तो वो नाटक करेंगे हमारे जैसे लोग आकर के, ठीक है ना। अभी क्यों लिख रहा है, ये पहले कैसे लिख दिया, तो अपने तो ज्यादा वो नहीं करना चाहते, फिर कहे मतलब नहीं क्यों लिख दिया सर, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, मिटाना नहीं है, मिटा रहा हूं। वो चले गए ना अपने, इतने टन बच जाएगा वह, फिर तो अपन पाले में आ गए अब तो इसलिए जरूरी काम पहले कर लेना। चाहते सारे सूत्र जो जैसे त्रिकोणमिति का सूत्र है वो भूल सकते हैं, तो जाते अंदर वाले पेज पे, लास्ट वाले पेज पे लिख देना, लास्ट में जब निकलो तब लाइन फिर इन छुट्टी, ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखें ताकि दिक्कत नहीं आए। तो अब इसके अंदर कुछ नहीं करना आपको, ये हो जाएगा √3h बराबर x प्लस वाई, ठीक है। अब यहां पर आपके पास दो इक्वेशन आ गए, ध्यान से देख लो, ठीक है। मैंने सवाल मन से बनाया था, अब यहां पर ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमारे पास में ऑप्शन क्या है, इसमें एक डाटा ऐसा है जो दिया हुआ नहीं है, h तो हमें ज्ञात करना है, वो दे देगा तो फिर हम फिर रामान करेंगे क्यों। यहां हमारे यहां से y का मान था, आप इसमें रख दें, √3h बराबर x प्लस वाई की जगह आप क्या लिखेंगे h, ये √3h माइनस h बराबर x। इसका मतलब आपके इन दोनों में से एक दूरी सवाल में दे रखी होगी, या हो सकता है पूरी दूरी दे रखी हो, कोई दिक्कत नहीं, तो वो आप यहां पुट कर देंगे, और ये h कॉमन लिया, √3 माइनस 1, और x जो आपके दिया होगा, तो ये h बराबर ये अपोन में चला जाएगा। आप चाहो तो परिमेयकरण कर लेना, नहीं तो बटे में पढ़ा देना, ज्यादा हल करने के चक्कर में आप टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है ना। ऐसे सवालों में जहां आपको लिख रहा है कि आंसर तक पहुंच गए, अब जोड़ गुण भाग में देर लग रही है, तो उसमें टाइम आंसर वैसे छोड़कर आप अगला सवाल ले लेना, ताकि आपका टाइम बच जाएगा। फिर बाद में अगर टाइम मिले तो बाद में कर लेना जोड़ बाकी, नहीं तो इस जोड़ बाकी चक्कर में आपके पूरा 2 नंबर का 3 नंबर का सवाल छूट जाएगा, ठीक है। तो ये उन्नयन अवनमन कोण में आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा सवाल आए 45, इसमें देखो मैंने कहा ना हर चैप्टर में कुछ न कुछ खास चीजें हैं, तो जो आपको ध्यान रखनी होगी। तो इसके अंदर खास बात क्या है, 45 डिग्री वाली, जब 45 डिग्री वाली बात आती है उन्नयन कोण, तो उसमें क्या होता है, एक जैसे मतलब ऊंचाई ने आधार से दूरी दोनों बराबर होती है। अगर वो उल्टा कहे कि ऊंचाई इतनी है ना दूरी इतनी है, तो मतलब वो कितना होगा, सामान्य तो कितना होगा उन्नयन कोण, तो 45 डिग्री, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान में रखें। अब आप बता दें, आप या तो आप बता दें या मेरे हिसाब से लूं, बोलो कौन सा लूं। अच्छा ठीक है। आज मुझे कम कम क्यों लग रहे, इतने ही थे कल भी। हाँ गर्ल्स नहीं है, बाकी तो सब है। तो क्या आपको विश्वास नहीं था कि आज की मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, मैंने कह दिया तो वो तो आने बाद नहीं आता, मैं फोन करता था, सवर ही बना लिया था प्लान मैंने। अब जो है देखो, सबसे पहले मैं इधर आ जाता हूं अपने बहुपद वाले में से। बहुपद वाले में से जो छोटा सवाल बनेगा वो क्या बनेगा, या तो मैं एक काम करता हूं, बहुपद से ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। बहुपद का हो या द्विघात समीकरण को ज्यादा फर्क नहीं है। बहुपद में px बराबर लिखते हैं ax bx प्लस c, और द्विघात समीकरण में कुछ नहीं होता, खाली उसी को बराबर 0 कर लेते हैं, ठीक है। जैसे बहुपद है कोई, मान लो एक, या लिख देता हूं द्विघात बहुपद, ठीक है ना, और मैं लिख देता हूं x² माइनस 4x प्लस के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम यानी इनवर्स रेसिप्रोकल व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात कीजिए।
ऐसा प्रश्न बनता। इस पर 2-3 तरह के बनते जो बता रहा हूं मैं, ध्यान देना। ठीक है, एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है। तो ये बात बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो द्विघात बहुपद होता है वो ax² प्लस bx प्लस c, और इसमें दो मूल अगर अल्फा और बीटा होते हैं, हम ये मानते हैं, तो हम इसमें क्या क्या जानते हैं? एक तो जानते हैं मूलों का योग, और दूसरा मूलों का गुणनफल। गुणनफल है ना, ये तो होता है माइनस का b/a और ये c/a। वेरी गुड। अब ये चीज ध्यान में रखनी इसके अंदर। अब यहां इसने जो कहा कि x² माइनस 4x प्लस k, इसमें एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल। कैसे करेंगे हम? कुछ लगेगा इनमें से एक। जब कभी कहे कि एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो हम एक मूल ले लेते हैं अल्फा, और दूसरा क्या लेंगे? बताओ। लैंग्वेज बोल रहे ना, वो खुद मांग रहा है, वो कह रहा है कि एक दूसरे का व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल। तो अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा? व्युत्क्रम। बताओ। अरे उल्टा उसका 1/अल्फा। अल्फा का व्युत्क्रम 1/अल्फा होता है, तो ये आपके अल्फा, ठीक है, तो व्युत्क्रम हो जाएगा 1/अल्फा। ठीक है, ये याद रखना, ऐसा प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब जब ये मान लिया अपन ने, क्योंकि सवाल में दे रखा था कि व्युत्क्रम, तो एक को अल्फा दूसरे को 1/अल्फा माना। अब हमारा काम खत्म हो गया। अब हम इन दोनों में से एक सूत्र काम में लेंगे। अब बताएं दोनों में से कौन सा लें? गुणनफल वाला कि योगफल वाला? योगफल वाला लें। योगफल वाला अगर लेंगे तो उसमें आता है -b/a, तो यहां तो बन जाएगा अल्फा, यहां बन जाएगा 1/अल्फा, और माइनस और b/a, तो b तो हो गया ये -4 ने, a है 1, ठीक है, तो ये प्लस का 4 ने बटा 1 लो। अब इससे आप अल्फा निकालो, इधर लघुत्तम लोगे और फिर द्विघात समीकरण बनेगी, है ना। देखो ये बन रही है अल्फा² प्लस 1/अल्फा बराबर 4, तो अल्फा² प्लस 1 बराबर 4 अल्फा, और फिर ये देखो अल्फा² माइनस 4 अल्फा प्लस 1, ठीक है, ये बन गया। अब इससे द्विघात समीकरण निकाल के कितने अल्फा, इसको यूं हल करने बैठोगे तब तक तो 3.25 घंटे पूरे हो जाएंगे। कभी भी ध्यान रखना, अगर एग्जाम में कोई सवाल बड़ा हो रहा है, हल करते करते अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है ना, इस और वो कम नंबर का है, ये सिंबल ध्यान रखना, तो समझ जाना कि हम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, हमें तुरंत रुक जाना चाहिए। कम नंबर का प्रश्न है और बहुत बड़ा हो रहा है, तुरंत रुक जाना कि नहीं नहीं मैं गलत दिशा में जा रहा हूं। नहीं तो पूरा करोगे न, फिर वापस लास्ट में पता लगा, फिर काटोगे उसको और रॉन्ग हो गया, तो टाइम सब ओके, धन भी गया और धर्म भी गया, वो वाली। तो हम ये वाला नहीं लगाएंगे, क्योंकि अच्छा वो मान लो लगाए थे, तो पहली बात तो हम उधर जाएंगे क्यों? इसके अंदर हमारे को करना क्या था, क्या निकालना था? के का मान। तो इसमें तो के तो बेचारा आया ही नहीं है ना, इसमें तो के आया ही नहीं, तो हम पहली बात तो इस डायरेक्शन में जा क्यों रहे थे? खबर पड़ी क्या? अब अगर अपन ये लगाते सेकंड वाला, तो सेकंड वाला क्या है? अल्फा बीटा बराबर c/a, तो अल्फा की जगह जैसे सूत्र लिख दो पहले, चलो बराबर c/a, तो अल्फा की जगह तो अल्फा ही से इनटू बीटा क्या है 1/अल्फा, c क्या है k, और a कितना है 1, ये कैंसल, k कितना आ गया 1 आ गया, ये आंसर आया समझ में। और अगर कोई हल्का सा दिमाग लगाए
गणित के सारे सूत्र आपस में जुड़े हुए हैं। ध्यान से देखो, के की जगह क्या आया? 1। अगर यहां 1 रखो, ठीक है, तो ये क्या बन गया? x² माइनस 4x प्लस 1। तो के का मान 1 आ रहा है। इसमें ध्यान से देखो, नहीं है अल्फा उसका मूल है, तो ये x की जगह ही तो अल्फा है। तो देखो नहीं, आ गया। हमने वो 1 वाला नियम लगाया, तो देखो नहीं, आ गया से, बाकी पूरा सेम ऐसे ही नहीं है। तो इससे भी 1 आ गया था, देखो आप। लेकिन इसमें क्योंकि आपको खबर नहीं पड़ेगी कि के पूछा न, के तो कहीं आया ही नहीं हमारे, आप ऐसे कंपेयर नहीं कर पाओगे वहां। तो इसलिए आपको ऐसे लगाना छोटा वाला। व्युत्क्रम वाला अगर सवाल आवे तो क्या करेंगे आप? अल्फा और 1/अल्फा मानेंगे। ठीक है, आप चाहे बिल नोट कर लो इसको, ठीक रहेगा। अभी इसके अंदर मैं और चेंज करता हूं। आइए, कल नहीं थे क्या आप लोग? कल थे ना यार? हाँ हाँ। चलो योग कर देते हैं इसके अंदर। यहां मैंने चेंज कर दिया। इधर तो मैंने कहा कि व्युत्क्रम है, और वहां मैंने कह दिया मूलों का योग 0 हो तो के का मान क्या होगा। हाँ देखें, देखते ही, क्योंकि ये सवाल जो आएंगे एक एक नंबर के आएंगे, ध्यान देना। तो अब आप बताओ उसमें क्या आंसर आएगा, देख के बताओ। देखें कोई, मूलों का योग 0 हो तो के का मान बताना है। इसी में वो आगे पीछे करेगा। और इस तरह के सवालों में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप कर नहीं पाओगे। बताओ, वो तो डायरेक्ट दिख रहा है। पहली बात तो मैंने कहा कि मूलों का योग 0 है, तो आप तो मूलों का योग आप जानते हो। अगर और कुछ याद नहीं आ रहा तो ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, और b का मान कितना है? k, और a का मान तो 1 है, तो a लिखना ही नहीं। अब इसने कहा कि मूलों का योग 0, तो कितना आया के? सीधी सी बात है, राइट। कोई बड़ा ये क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न आएगा तो इसके अंदर इतना ही काम करना, ठीक है। तो ये इसके अंदर ध्यान रखें, वो इसमें वो आगे पीछे करेगा, या इसके आपके उसके अंदर भी दे रखे हैं डेस्क वर्क वगैरह में भी क्वेश्चन, तो आप वहां से कर ले। एक इसके अंदर वो भाग दे करके और शून्य ज्ञात करते हैं, जो 4 घात वाला प्रश्न आता है, एक बड़ा प्रश्न आता है। तो भाग देना सबको आता है क्या? है बीजी व्यंजकों का? हाँ, वैसे थोड़ा वो लेंदी पड़ता है, पर अपने ज्यादा
अगर लगता है कि मतलब किसी को भारी लगता है तो वो उसको छोड़ देना, आगे बढ़ जाएं, उसको लास्ट में करें। एक बात ध्यान रखना, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज में से खास खास सूचनाएं लिख करके मतलब जितना आता है उसमें उतना कुछ भी करो, पर करके आना छोड़ना नहीं। कोई भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। मतलब ये सिस्टम क्या है कि आपको जो कॉपी मिलेगी उसके अंदर कॉपी में हर क्वेश्चन का नंबर लिखना जरूर। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और उसके अंदर कुछ न कुछ लिख के आना, छोड़ना एक भी नहीं। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखें। तो इसके अंदर मैं भाग गलत में भी कराऊंगा नहीं, क्योंकि ज्यादा बड़ा होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब मुझे बताएं कि जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण से पहले चलो मैं ये कराता हूं। ठीक है, द्विघात समीकरण के अंदर क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, और एक तो आपको डायरेक्ट द्विघात समीकरण हल करना आ जाए। अब उसकी कितनी विधियां पढ़ी होगी आपने? द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां पढ़ी है? कितनी पढ़ी? एक तो वो पढ़ी a इंटू सी करके, और एक श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य, कुल 3 विधियां है ना? गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, फिर श्रीधराचार्य विधि, और फिर वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन नहीं है, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि। ये 3 विधियां, लेकिन आपको इसमें कहीं फंसने की जरूरत नहीं है। वो आपको कहीं पर भी कुछ नहीं फंसाएगा, और कहे तो भी अपने तो कोई सी भी एक विधि काम में ले लेना। और वो सबसे बढ़िया कौन सी? श्रीधराचार्य। वो क्यों यूज करें? क्योंकि उससे सारे सवाल हो जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे देखिए एक क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 को हल कीजिए। कौन कौन इसको कर सकता है? आप कर सकते हो? कितनी देर लगाएंगे? वो वही बात, क्योंकि एग्जाम में टाइम तो फिक्स होता है ना, कितनी देर लग सकती है? कर दो ना, क्या फर्क पड़ा? 2 मिनट देखता हूं मैं खाली 2-3 स्टेप देखना चाह रहा हूं मैं खाली, बाकी तो मैं करा दूंगा फटाफट। मेरे को कुछ चीज देखनी थी इसलिए। अब तो डायरेक्ट आप क्या करें, उसके अंदर फटाफट एबीसी की पहचान करें। इसमें एबीसी की पहचान करने में दिक्कत आएगी, ध्यान देना। ज्यादा लैंग्वेज का कुछ नहीं था, आप तो डायरेक्ट मतलब कर लें। वेरी गुड, इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, अब आप भले बैठोगे, बात नहीं। अब यहां देखो, मैंने क्यों बुलाया? ठीक है, आप कैमरे में आ गए, ध्यान रखना। ठीक है ना? हाँ, मैंने क्यों बुलाया? अब यहां हुआ क्या, आपने पूरे प्रोसेस से किया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? आप अगर ये वाली बात पूरी अगर नहीं भी लिखते हैं ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, नंबर 1। दूसरी बार, अगर ये नहीं लिखते तो आप क्या करते? आप ये करते कि यहां इंप्लाइज लगाते हैं। सबसे बड़ी बात मैथ्स में, इंप्लाइज का मतलब ये होता है कि इससे अगली वाली स्टेप अब ऐसे आएगी, और डायरेक्ट आप एलसीएम लेकर कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां तक आ गए, अब इसमें आ गए यहां तक, ठीक है। चक्कर ये पड़ेगा कि क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए लिया है कि अक्सर इस सवाल को पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ए बी सी की पहचान करनी। इसमें ए कितना है? बी -3 माइनस को मत छोड़ देना, है ना? और सी ए के, तो अब आपको डायरेक्ट श्रीधराचार्य से सबको आता है। ये सूत्र भी आप जाते ही वहां लिख देना,
क्योंकि जल्दी जल्दी में क्वेश्चन आएगा तब करोगे तो वहां आपकी दिक्कत हो जाएगी, वहां प्लस माइनस की मिस्टेक होती है, दबाव पड़ेगा, और जैसे ही माइंड पर दबाव आता है ना तो जो आ रहा होता है वही सब हो जाता है बेकार। इसलिए आप चाहते हैं ये 2-3 खास जो बराबर जो बड़े बड़े सूत्र है याद कर लेना। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मेरे हिसाब से इसके अंदर मान रख करके आप हल कर सकते हैं, करवाने की जरूरत तो नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यूं, ठीक है। ऐसे सवालों का ध्यान रखना ताकि आप एकदम सही कर सको। दूसरा ये कि अगर वो पूर्ण वर्ग वाला आए मामला, हालांकि आप तो पूर्ण वर्ग से आए तो भी आप तो इसी से कर लेना। अच्छा हाँ, तो अपने तो इससे कर लेना, कोई बात नहीं, वैसे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आप तो इससे कर लेना बेटर, यही से। अब इसके अंदर एक विशेष केस, स्पेशल केस, इसमें सबसे स्पेशल केस क्या है कोई बताएगा? ऐसे 3 केस हैं, उन तीनों में से एक इंपॉर्टेंट है, किसी को पता हो तो। बताना पड़े आपको, मैं नहीं बताऊंगा। इसका मतलब आप चैप्टर में से यूं मेन निचोड़ नहीं निकाल पाते हो क्या? कि भाई जैसे ये एक फला चैप्टर है भाई, अब ठीक है चलो देखो टाइम काफी हो गया इसलिए, पर मैं भी तो मतलब हर चैप्टर में से निकाल रहा हूं ना कंक्लूजन। मैंने कल उस क्वेश्चन की बात की जो आपके गुरुजी ने करा रखा था आते ही, तो कंक्लूजन निकालना एक क्वेश्चन का वो था ना, वो 7 पदों का योगफल 49 हो, 17 का 289 हो, तो इतने का कितना होगा? तो वो सीधा n स्क्वायर होता है, जब अपने तो वो कितने का भी पूछे तो डायरेक्ट n स्क्वायर मतलब वो संख्या का वर्ग करके लिखना है आंसर, उसके कितने सवाल। तो ऐसे कंक्लूजन निकालना सीख लो हर चैप्टर में से, तो आपके लिए इजी रहेगा। अब इसमें 3 चीजें हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता? विविक्त कर, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। दूसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तीसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। इन 3 कंडीशन के बारे में कुछ याद आया? सबसे ऊपर वाली कंडीशन क्या कहती है, याद है आपको? है याद? आपको है? आपको है? मेरे को है? बता दो। ऊपर वाली कंडीशन में वो मान रखते हैं जो समीकरण का है और देखते हैं कि उसके बराबर है या नहीं, और क्या बराबर है या नहीं, 0 के बराबर है या नहीं, और उसके बाद फिर सवाल को आगे हल करना है। अरे मूल समान होने की शर्त कहलाती है ये, इसको मूल समान, डायरेक्ट पेपर प्रश्न बनेगा कि मूल समान होने की शर्त है। शून्यक समान होने की शर्त क्या है? तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये तो ठीक है कि ये देगा ना, वो तो आजकल चेंज करता है ऐसे, ये इसे lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n बराबर 0 के मूल समान होने की शर्त है। इसने a b c की जगह एलिमेंट डाल दिए, ठीक है ना, तो क्या बनेगा इसमें? बी स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर माइनस 4ln बराबर 0, या यूं भी कह सकते हो एम स्क्वायर बराबर 4ln, ये बन जाएगा इसके अंदर। अभी यहां पिछले वर्षों में उसने जो इसमें चेंज किया, जो बता रहा हूं मैं, कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान होने की शर्त जो आप पढ़ चुके हो वो क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, और इसको यूं भी कह सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर 4ac, ये मूल समान होने की शर्त है। लेकिन हमारे जैसे थोड़े क्या मतलब ऐसे ही होते हैं, आपको चक्कर में डालते हैं कि आप लोगों ने ठीक से स्टडी किया नहीं किया, तो वो क्या करता है कि यहां पर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बराबर 0
के मूल समान होने की शर्त क्या है? इसने क्या किया, ए बी सी की जगह चेंज कर दी। अब बताओ क्या होगा? इस हिसाब से इसमें क्या होगा बताओ? किसकी जगह कौन बैठ गया, उसको उसकी जगह बिठा दो, कुर्सी आगे पीछे कर दी। सी स्क्वायर बराबर 4। जब सी स्क्वायर आ गया तो अब तो आगे फिक्स है, जो बचे उन दोनों गुणे से 4 बी ए बी, ये मूल समान हो गई। वो आजकल इस तरीके से चेंज करता है, ध्यान देना, ठीक है ना। तो ये इजी काम है नंबर लेने के। एक नंबर के कहते हैं ना, बूंद बूंद से गड्ढा बढ़ता है। तो एक नंबर से काफी मतलब क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो ये वाला ध्यान रख लोगे। इसमें सबसे खास बात मूल समान होने की शर्त आप ध्यान में रखें। जो शर्त है हाँ वो लिखनी है, उसके बाद उसमें ये मान, हाँ उनको बस वही डायरेक्ट याद रखो। ये तो डायरेक्ट अभी याद रखो और लिख, हाँ भले लिख देना, कोई बात नहीं, आपको याद नहीं तो उसके बाद ये मान उसकी जगह रख देना। हाँ हाँ, वो लिख करके ना उसकी जगह फिर ये मान लिख देना जिनकी जगह वो बदल रहा है, क्योंकि वो इस लिख दी तो वो गलत हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि इसने समीकरण चेंज कर दिया, द्विघात समीकरण चेंज कर दिया तो वो भी चेंज हो जाएगी। अब में एक जो सवाल जो आता है, ये हल करने वाला तो आप कर लोगे, अपने जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, अपने वो समीकरण है ना, लेम्डा के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x + 3y बराबर 4, x - लेम्डा y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। कुछ याद आ रहा? आप ईमानदारी से आप इनमें से इस सवाल को कौन कौन कर सकता है? देखो, जो परीक्षा में आएंगे ही, पक्की बात आएंगे ही, कौन कौन मतलब कर सकता है इसको? ईमानदारी से नहीं आ रहा तो क्यों बता दो, मतलब किस किस को नहीं आ रहा। अभी जैसे याद नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इसका मतलब वास्तव में आपको जरूरत तो है, मेरा यहां आना मतलब सार्थक तो है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि भाई मैं आया हूं तो फायदा होना चाहिए, कुल मिलाकर के फायदा होना चाहिए। इसकी 3 कंडीशन बनती, याद हो तो। ये वो वाले से A1/A2, B1/B2, C1/C2, कुछ याद आ रहा है? अब उसमें वो 3 कंडीशन कौन सी बनती है? देखिए, एक आप वहां, मैं कह रहा हूं ना, जाते ही वहां लिख देना। और क्या लिखोगे आप पीछे, मतलब ये जैसे सीधा वाला, ये वाला, अब ये क्या है, इसमें 3 कंडीशन बनती है, A/A, B/B, C/C। ध्यान से देखना, मैं इसको कैसे लिख रहा हूं देखना भी, A/A, B/B, C/C, A/A। मस्ती करने की इच्छा हो रही क्या? कि बात है, करो इच्छा मेरी, हल्ला 2 मिनट हल्ला मत करो, है ना। देखिए, जाते इसको पहले कैसे लिखना और याद कैसे रखना बता रहा हूं मैं। इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी के तो बराबर है न, किसी के नहीं है न। तो ये आपके A1/A2, B1/B2, C1/C2, फटाफट ये लिख दें। अब सबके बराबर नहीं है, अब क्या करें आप, सबसे पहले तो आप कर दें ये, और एक कर दें आप यहां,
और इसमें किसी के ही नहीं करें, ठीक है, सबको बराबर रहने दो, है कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। वो ये अलग हो गया, इसका मतलब वो उसको प्रसिद्ध करना ही पड़ेगा। आप इसमें कर भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये आपके ये वाली कंडीशन है, अद्वितीय हल वाली। अद्वितीय हल, और ये आपके ये कौन सी है, कोई हल नहीं। इसका मतलब आप समझे नहीं इन चीजों को। और ये वाली जो है लास्ट वाली संपाति। अब मैं आपको बता देता हूं कि कंडीशन इनमें सब में सवाल करने से पहले इसको समझ लो आप। आपके जो 6 नंबर का सवाल आएगा ग्राफ का, ये वो ग्राफ का ही है? पहले तो वो 6 का था, तो 6 का ही आएगा मेरे साथ। 4 का है क्या? ठीक है, बढ़िया, कुछ नहीं, जितना है कोई बात नहीं। उसमें ये काम आ रहा है। दरअसल आपके ये 2 सरल रेखाओं के समीकरण है। अद्वितीय हल का मतलब पहली कंडीशन जो है, मतलब ये 2 रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, और काटेगी मतलब इस जहां काटती है वो उसका हल होता है। तो एक जगह काट रही है, यानी जहां मिलती है जितनी जगह वो रेखाएं उतने उसके हल होते हैं। तो यहाँ केवल एक जगह से मिल रही दोनों रेखाएं, तो इसलिए अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। और सीधी सीधी भाषा में बात करें कि एक हल, इसके अलावा और कोई हल है ही नहीं, ठीक है ना। केवल एक ही जगह काट रही तो एक हल, तो ये अद्वितीय हल, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन जो है, इसमें ये सी वाला जो बराबर नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई हल नहीं, रेखाएं समांतर है, ध्यान देना। समांतर होगी तो कहीं मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं तो फिर वो काटेगी कैसे? काटेगी नहीं, इसलिए कोई हल नहीं। और तीसरी जो कंडीशन बनती है वो एक रेखा इस तरीके से है और दूसरी रेखा इसके ऊपर है, एक के ऊपर एक संपाति, कोइंसाइड्स। और संपाति का मतलब एक के ऊपर एक है, तो ये कितनी जगह मिल रही है? बहुत सारी जगह मिल रही है, तो यहां पर अनंत हल होंगे, बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारी जगह बहुत सारे बिंदुओं पर मिल रही है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, तीनों कंडीशन है और इस पर वो प्रश्न बनाता ही है, या तो वो इस पे बनाएगा और या इस पे बनाएगा। तो अब इसके अंदर कहा कि कोई हल नहीं है, मतलब अद्वितीय हल है, तो कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट यहां पर a1 अपॉन a2, तो ये a1 तो है 1 बटा x का गुणांक इधर भी 1 बराबर 3 बटा माइनस लेमड़ा बराबर 4 बटा 7। अब अद्वितीय है तो इसको ये कर लो जैसे ही वाली शर्त में। अब इसमें आप वज्र गुणा कर लो, तो 1 इंटू माइनस लेमड़ा 1 इंटू 3, तो लेमड़ा बराबर -3। अगर लेमड़ा बराबर -3 होगा तो इसका मतलब ये इस शर्त की नॉट इक्वल टू, नॉट चल रहा है, ध्यान देना, ठीक है। लेमड़ा नॉट इक्वल टू -3 पर इसका अद्वितीय हल होगा। मतलब क्या हुआ कि लेमड़ा का मान अगर ये हुआ, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से एक सवाल आपके पक्का बनेगा ही बनेगा। पेपर में जाते ही देखना, शुरुआत में मिल जाएगा आपको, या तो इससे मिलेगा या इससे। आपको ये गुणांक लिखने में a1 अपॉन a2 लिखने में गलत मत कर देना। इसमें क्या होता है कि यहाँ a1 अपॉन a2 लिखा ना मैंने, तो गलती क्या होती है, यहां पर तो 3 दिख रहा है तो 3 लिख दिया, ठीक है। यहां भी लेमड़ा दिख रहा है तो लेमड़ा लिख दिया, लेकिन इसके यहां पे कुछ दिख ही नहीं रहे, ठीक है ना। तो वहां पर एक तो याद ही नहीं आता ना, वहां एक ठोक देते हैं, ठीक है ना, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। इसके अंदर मेन जो बात इसके अंदर बता दी मैंने, और एक इसके अंदर एक बढ़िया सा सवाल है आपके द्विघात समीकरण में, एक एग्जाम्पल है। एक वृत्त बन रहा है और उसके कोई 2 पोल गाड़ रखे हैं, ठीक है, और उस पोल से तार की दूरियां जो है
अलग अलग दे रखी है, एग्जाम्पल है ये आपके उसमें होगा चौथे पार्ट में, जिसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट काम आ रहे हैं। ये मतलब वो द्विघात समीकरण कौन सा देखो आप, द्विघात समीकरण देखो आप कौन सा है, नहीं अगला वाला होगा, तीसरा होगा, अच्छा रे तो चौथा होगा, हाँ चौथा ही से, हाँ ये है, ये से क्या पांचवा, तो हाँ ये पांचवा है ना, चौथा है, हाँ देखो निकाल, विविध 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 निकालो आगे, निकाल, मैं बता दूंगा, निकालते रहो, इस जगह मिलेगा आपको, निकालते जाओ, ये रहा। हाँ 99 पेज पे देखो आप, ये जो क्वेश्चन है आप इसमें इसको ठीक से देख लें, इसमें वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का हमारा देखो आप 5 12 13 देखो आप, अर्धवृत्त का कोण समकोण हो गया, ये अंदर अर्धवृत्त बन रहा है, और ये इसके अंदर ये 13 है, ठीक है, तो इनमें 5 और 12 होगी, देखो उत्तर में आ रहे होंगे। हाँ इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा ठीक से देख लेना, ठीक है। ऐसे इसके अंदर और भी अच्छे से क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन मेजर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो मैंने इसके अंदर बता दिया। अब बात करें, चलो और कहीं देखो, घड़ी शायद 6 बज रही होगी है ना, है 2-3 मिनट बाकी, एक 6 पूरी कर लेते हैं बाकी। हाँ और इसमें और किस में बताऊं, बोलो। अरे हाँ प्रायिकता भूल गया मैं। प्रायिकता में जो सवाल बनेंगे, एक तो 2-3 चीजें जो एक नंबर डायरेक्ट मिलने वाला है, हाँ 2 क्वेश्चन एक नंबर के हैं। अब देखना, हाँ अब 2 क्वेश्चन एक नंबर के, तो मैं आपको बता देता हूं, आप यूं मानना कि मैं इस पेपर बना के आया हूं, ठीक है ना, जो आपके एक नंबर के हैं, कि मत देना किसी को, नहीं तो फिर मेरे को ले जाएंगे वहां, पेपर आउट कर दिया आपने। जो एक नंबर के हैं उसमें सीधा सीधा आपके जो प्रश्न बनते हैं, कोई घटना निश्चित रूप से घटे, तो निश्चित रूप से घटने वाली प्रायिकता, घटना की प्रायिकता कितनी होगी। एक प्रश्न तो बना, मैंने छोड़ दिया आंसर, ध्यान देना। और कोई घटना घटेगी ही नहीं, बिल्कुल घटेगी ही नहीं, ये तो निश्चित रूप से घटेगी, और ये घटेगी ही नहीं, ध्यान देना, ठीक है। तो इन दोनों के उत्तर बताओ, दोनों में से एक प्रश्न, इसको कहा है, इसको कहते हैं असंभव घटना, असंभव घटना, बताओ इसके उत्तर बताओ, आप बताओ इसका कितना होगा, और इसका। सबसे होशियार कौन है क्लास में, मैं है? ऐसे मत करो यार, सभी इंटेलिजेंट, ऐसे क्या बात कर दे, विद्या निकेतन वाले ऐसे थोड़ी कहते हैं क्या। देखिए कोई बात नहीं, बताऊं मैं आपको, कोई घटना निश्चित रूप से घटेगी, मतलब उसकी प्रायिकता हमेशा हमेशा एक होगी, फिर संभावना की बात ही नहीं है ना, घटना घटेगी ही है ना, तो इसलिए इसकी प्रायिकता एक। और असंभव घटना, असंभव घटना मतलब वो घटेगी ही नहीं। ये दोनों प्रश्न याद रखें आप। असंभव घटना मतलब प्रायिकता उसकी 0, और जो बिल्कुल निश्चित रूप से घटेगी उसको लिखता वो अवश्यंभावी घटना, अवश्यंभावी ऐसा वर्ड यूज करेगा वो, तो चक्कर मत पड़ना कि ये फिर क्या वर्ड आ गया, अवश्यंभावी घटना की प्रायिकता, ठीक है, तो उसकी घटना 1 होगी और उसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी। 2 प्रश्न तो हो गई है। तीसरी बात,
PE बराबर 0.35, तो PE नहीं, क्या होगा? 1 माइनस 0.35 यानी कि 0.65। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को आजकल थोड़ा वो लैंग्वेज बदल देता है। वो क्या करता है कि ए के जीतने, किसी मैच की बात कर रहा है, किसी मैच को ए के जीतने की प्रायिकता 2/11 हो, तो पहले लिखेगा वो कि ए और बी एक मैच खेलते हैं, ठीक है। ए के मैच जीतने की प्रायिकता 2/11 है, तो बी के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या होगी? अब लैंग्वेज बदल दी उसने, और कुछ नहीं किया है। बस वही दोनों का। आप तो सीधा सीधा ध्यान रखें कि 11 में से 2 बार कुल मैच 11 हो गए, 11 में से 2 बार ए जीतता है, तो बाकी बचे हुए मैच कहां जाएंगे? ड्रॉ थोड़ी हुए, बारिश तो आई नहीं रही, तो ये बी के जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 9/11। सीधी सीधी बात, डायरेक्ट। ये यहां पर भी यही तो है, मतलब 100 में से 35, ये 0.35 का मतलब क्या हुआ? 100 में से 35 है, तो 100 में से कितने नहीं है? 65 नहीं है। सीधी सी बात। ये कॉन्सेप्ट याद करके जाना, आपके 2 नंबर आपकी जेब में मैं आज कह रहा हूं भी, इसी में वो आगे पीछे करेगा, ठीक है। हाँ, फिर वो जो छोटे एक वो 3 प्रश्न आपके इसके अंदर फिक्स है, अपने एक वो लीप वर्ष वाले, अलीप वर्ष वाले में 53 रविवार आने की प्रायिकता की एक नहीं की है? चलो कोई बात नहीं। लीप वर्ष में 53 रविवार या 52 रविवार या 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये अगर प्रश्न आता है तो क्या करोगे आप? लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता पूछिए। ध्यान देना, कुछ भी नहीं करना आपको उसके अंदर। 53, पहली बात तो लीप वर्ष मतलब कितने दिन होंगे उसके अंदर? 366 दिन होंगे। तो आपको क्या करना, लीप वर्ष है इसलिए उसमें 366 में आपको 53 का भाग लगाना है। 53 का भाग लगाने से लास्ट में या जो शेष फल बचेगा, शेष फल, अगर शेष फल 1 बचता है तो प्रायिकता 1/7, शेष फल अगर 2 बचता है तो प्रायिकता 2/7। क्योंकि जो शेष फल 1 या 2 बच रहा है वो आपके पूरे सप्ताह में से, जैसे शेष फल 1 बचा, तो शेष फल 1 बचने का मतलब वो 1 रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगल हो सकता है, बुध हो सकता है, गुरु हो सकता है, कोई भी हो सकता है इन सब में से, ठीक है। तो कुल 7 दिनों में से तो 1 होगा जो 1 बच रहा शेष फल। तो कुल, हाँ, प्रायिकता का सूत्र क्या है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, है ना। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो हमारे पास कुल तो 7 दिन है ना, उसमें शेष फल कितना बच रहा है 1 वो देख लेना, ठीक है। एक तो ये प्रश्न ध्यान रखें। एक आपके वो ताश के पत्तों वाला सवाल बन सकता है ना, उसमें गड़बड़ नहीं होती, सिंपल आता है बिल्कुल, है ना। 52 कुल घटनाएं 52 होती है, ठीक है। अब वो उसमें वो एक मतलब इक्के होने की प्रायिकता, लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता, हुकुम का इक्का होने की प्रायिकता। तो हुकुम का इक्का तो केवल एक ही होता है, हुकुम का तो 1/52 हो गया। लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता का है तो
दो, एक तो ईंट वाला निकला था 26/52। जल्दबाजी में गलती हो सकती है, ये गलती हमारे से भी रहती है, ध्यान रखना है। मैथ्स में यही है कि वहां हमें पूरी तरह प्रेजेंट माइंड और सबसे खास बात शांत दिमाग से बैठना पड़ेगा। वहां यह रखना पड़ेगा कि मुझे सब आता है, मैंने पढ़ा है और मैं कर लूंगा। अपने आप को मतलब उसमें यूं रखना है ना। वो कौन सी पिक्चर उसमें कहता ना, वो 3 इडियट के अंदर नहीं बोलता वो, हाँ ऑल इज वेल कहता ना, वो उसका भाव क्या है? उसका भाव ये कि भले ही आपके सब कुछ ठीक नहीं है, फिर भी इसको समझाओ कि नहीं, ऑल इज वेल, सब अच्छा है, मैं कर लूंगा। तो एक पॉजिटिविटी आती है इससे, और कुछ नहीं है। सारी फिल्में कुछ न कुछ सिखाती है, हम केवल मनोरंजन के लिए देखते हैं, लेकिन वो कुछ न कुछ सिखाती है, हमारे एक तरह से जीवन दर्शन होता है वो। तो एग्जाम में आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि आप ये मान लें कि हमने पढ़ा है और हमें आता है, मैं कर लूंगा, ठीक है ना। तो ये वो ताश के पत्तों वाला, ये आपके प्रायिकता वाला है। अब आप इसमें करें, अगर कुछ लगे तो मुझे इन्फॉर्म करना पहले होगा, तो कल और देखे, अगर हम कहीं गए नहीं, कल भी छुट्टी से तो कहीं गए नहीं तो भले मैं कल टाइम दूंगा, नहीं तो आप करते रहना। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी स्थिति बने तो आप कोई क्वेश्चन हो तो आप कहना, जो फोन कर दे, जब मैं आपको बता दूंगा डायरेक्ट, ठीक है ना। ये तो मैंने इनके एक एक सवाल सारे मेरे चैनल पे करवा रखे हैं मैंने, क्योंकि ये जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम होते हैं स्कूल लेक्चरर के इनके, तो मैंने पूरा कोर्स एक बार करवा रखा। अभी एग्जाम हो गए इनके, तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वालों के मैंने पूरा कोर्स मतलब मैंने डीप करवा रखा है, डीप। ये सारे मैंने अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये तो आपके बिल्कुल सरफेस लेवल क्वेश्चन है, वहां तो डीप क्वेश्चन आपने खुद ने सोचा होगा ना। जो क्वेश्चन मैंने कल आते ही कहा था, एपी वाला, समांतर श्रेणी वाला, अगर आपने किसी ने हल्का सा दिमाग लगाया हो तो एक तो डायरेक्ट सूत्र से कर दिया ना, हो गया। और मैंने उस क्वेश्चन के लिए जो बात बताई कि इसमें इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका मतलब डीपली कितनी सारी चीजें होती है जिनको मैंने करवा रखा है, और ऑल ओवर कंपटीशन के हिसाब से करवा रखा है। तो मैंने ये सारी चीजें मैंने मतलब हर टॉपिक को मैंने बहुत डीप, मैंने प्रायिकता के कितने सारे वीडियो डाल रखे हैं, और लास्ट टाइम के लिए पूरा मतलब 1-1.5 घंटे का पूरी बुक का रिवीजन करा रखा मैंने क्विक। क्या अब आपके तो क्या कि यहाँ सब पे के मामला, इसलिए यहाँ तो फोन भी अलाउ नहीं आपके, है ना। नहीं वो तो सही भी है, क्या आप क्या कम नहीं हो, सब जानता हूं, मेरे भी है वो, मेरे सामने ही मतलब वो ले लेता है, फोन कर लेता है। तो तुम अगर तुम्हारे सामने कोई होंगे नहीं, तुम क्या फोन के बिना रहोगे क्या? भले भोजन नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है क्या? हालत हम कितने आदी हो गए आजकल, है ना। सभी की स्थिति बन गई ऐसी। मैं तो सोच रहा हूं कि आप जीवित कैसे रह रहे हो, मतलब आपके पास फोन नहीं है क्या? बिना फोन के भी आप कितने 15-20 दिन हो गए ना, 21 दिन से बिना फोन के आप जीवित है, बड़े आश्चर्य की बात क्या। तो वो वाली बात है। आपके पास है यूं, आपके पास है यूं फोन? नहीं, मुझे लग रहा है दिखे नहीं, मुझे आपकी इस पर्सनल से वो कोई काम नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये चीजें आपके, बस मेरे तो खाली बस ये कि ये चीजें मैं बताना आया और आपको कुछ फायदा हो जाए, ठीक है। फोन है नहीं है वो तो वो जाने ना, आपका प्रशासन है, आप जानो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस करना आप, और थोड़ा सा हर चैप्टर में से मेन चीजें पहले देख लेना। आपको पता चलना चाहिए कि हर चैप्टर में कहाँ पर, ये तो बहुत सारे बड़े चैप्टर है, आप सब करने बैठोगे तो कहाँ भी पार पड़ेगा, इतना टाइम कहाँ आप हर क्वेश्चन करने बैठो, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए आप मेन क्वेश्चंस को पहले करो, गुरुजी को बोल दो, अब तो उनको काफी टाइम हो गया तो वो भी निशान लगवा देंगे, तो वो उनको पहले कर लो, ठीक है। और तो आप तो डेस्क वर्क, अच्छा एक डेस्क वर्क के अंदर जैसे काफी थोड़े भारी क्वेश्चन भी दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा आपको यूनिक मतलब ये नहीं हो रहा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। वो तो खाली एक ऐसे ही, क्योंकि उनको 10 पेपर देने पूरे, तो वो अलग अलग प्रश्न बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका